हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सोशल साइंस सेट नंबर 12 की। अगर अभी तक आप सेट नंबर 11 तक 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप 1 से लेकर 11 तक का सेट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात कि कल संडे था, कल हम आप लोग का कोई भी क्लास नहीं लिए। ठीक है, इसलिए नहीं लिए क्योंकि कल एक संडे था। आपको हम बोले थे कि 1 से लेकर 11 तक के सेट को रिवीजन कीजिए, पर जितना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है ना उतना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, वही आपको काम देने वाला है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहिएगा कुछ नहीं होगा। जितना हो सके आप लोग उतना रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम कल कोई वीडियो नहीं लाए कि कहीं आप लोग होचपोच ना हो जाए। इसलिए पहले आप इतना दिन से लगातार वीडियो चला आ रहा था तो आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर 12। ठीक है, अच्छा इससे पहले आपको हम बता देते हैं, आइए चलिए इसको आप देख सकते हैं। हम जैसे कि आप लोग सबको बोले थे कि बीपीएससी टीआरई 3-4 के लिए 9-10 का जो बुक है, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसमें टोटल आपका कितना सेट दिया हुआ है? टोटल अगर देखा जाए तो 48 सेट, लेकिन आपको चलना है कि 12 सेट लेकर। ठीक है, कि 12 सेट दिया हुआ है। अब जो हम आप लोग के एक मैराथन वीडियो बनाने वाले हैं, 2-3 दिन के बाद वो वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इतिहास का एक अलग से, ये जो चैप्टर देख रहे हैं ना, 4 सब्जेक्ट है आपका, इतिहास का अलग से हम एक मैराथन वीडियो बना देंगे जो कि इसी सेट का होगा, अदर इधर उधर का नहीं होगा। वो इसलिए बना रहे हैं ना कि एक कहावत होता है कि आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को पढ़िए लेकिन 10 बार पढ़िए। तो हम लोग अब वही करने वाले हैं, एक ही बुक को हम लोग 2 बार या 3 बार जरूर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर को अलग से, चाहे आपका इतिहास हो या भूगोल हो या राज्य व्यवस्था हो या आपका अर्थव्यवस्था हो, अलग से चारों का 4 वीडियो आने वाला है। ठीक है, अगर आपका इतिहास होगा तो जितना भी इसमें 12 गो सेट है, जैसे आप देख सकते हैं, ओनली फॉर हम सब्जेक्ट की बात करें, ना कि लैंग्वेज पेपर हो या आपका 40 नंबर हो। यहाँ से शुरू होगा आप लोग का मैराथन वीडियो। ठीक है, यहाँ से इतिहास से, यानी कि एक ही वीडियो में आपका उम्मीद करते हैं कि 12 का 12 सेट पूरा हो जाए एक ही वीडियो में, ना कि 4 वीडियो में लेकर आने वाले हैं। इतिहास का एक ही वीडियो होगा, चाहे 2 घंटा या 3 घंटा का होगा, 12 का 12 सेट उसी में पूरा का पूरा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द हमारा मैराथन वीडियो आने वाला है। इसमें आपको बहुत सा क्वेश्चन, कम से कम तो 480, देखिए 12 गो सेट है, 12 सेट में से 40 गो क्वेश्चन है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 480 MCQ निकल कर आएगा। ठीक है, इसमें जितना हो सके आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन भरपूर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। ठीक है, ऐसे ही आपका ज्योग्राफी का भी वीडियो आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी, अलग अलग मैराथन वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें बनाने में। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज हम लोग का लास्ट दिन है, ये सेट हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 12। चलिए, तो ये सेट नंबर 12 देख रहे हैं, आज हम लोग इसको खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैराथन वीडियो की तैयारी करेंगे। मैराथन वीडियो बनने के बाद आप लोग को फिर बता दिया जाएगा कब से क्लास होने वाला है मैराथन का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, इधर उधर नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप इसमें अपना स्कोर बना लिए, क्योंकि देखिए 40-80 नंबर का सब्जेक्ट होता है, आप समझ सकते हैं 80 नंबर का सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसमें 60 नंबर भी बना लिए ना, कम से कम 60 नंबर भी, या 60 से 65 स्कोर इसमें चला गया, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, 65 भी नंबर आ जाता ना 2 सब्जेक्ट से आपका, तो बाकी उधर जो नंबर बचा उसमें आप अच्छा खासा मतलब कि फाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप बकाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम उम्मीद रखिए कि इसमें प्रत्येक दिन का अगर सेट मार रहे हैं तो 60 से 65 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो फिर आप उधर संभाल ही लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हुए, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देखिए, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा कब मैराथन वीडियो आने वाला, कब क्या होने वाला, उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा बकवास हो चुका है, आप लोग बोलिएगा कि सर लेट हो रहा है, इसलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सेट नंबर 11 था उसमें जो आंसर बताया गया था, ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना आंसर दिए हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का लास्ट में, जैसे हर सेट का, जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम आप लोग के लिए छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, उसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, और जितना हो सके आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जो सही होगा या गलत होगा हम जरूर कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत लोग हैं ऐसे, संदीप जी हैं और भी 2-4 लोग हैं
जिनका अभी तो नाम नहीं देखे हैं, आंसर बताया करते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आंसर जितना जल्दी हो सके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से कहा जा रहा है कि 1826 में सर्वप्रथम, ठीक है, हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था, ठीक है, सबसे पहले तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चार्ल्स मेसन ने किया था, ठीक है। कब किए थे, तो 1826 में, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर हम जॉन मार्शल की बात कर ले, ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे, तो याद रखिएगा ये जो थे ना, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, ठीक है, अध्यक्ष थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे आपका जॉन मार्शल, ठीक है। चलिए अगर और तो इसमें कुछ नहीं है। अच्छा और देख लीजिए, अब बात कर ले अगर हम हड़प्पा सभ्यता की, देखिए थोड़ा सा हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने किया था, ठीक है, तो हड़प्पा जो है इसकी खोज जो हुआ था आपका 1921 में हुआ था, बता देते हैं, ठीक है, और दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। मतलब कि लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कालीबंगन से मिलता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात कर ले कालीबंगन का, ये हमेशा हम आप लोग को बोलते हैं कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो घाघर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्या होता है, मृतकों का टीला। उसी प्रकार से कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। अगर हम बात कर ले कालीबंगन की खोज कब हुआ था, ठीक है, कालीबंगन का जैसे कि हड़प्पा का खोज जानते हैं और आपका मोहनजोदड़ो का खोज जानते हैं, उसी प्रकार से कालीबंगन का खोज कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 में, ठीक है। कालीबंगन खोज कब हुआ था, 1951 में हुआ था। किसने किया था, ठीक है, तो उसका नाम भी लिख देते हैं, अमलानंद, ठीक है, अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है। अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था कालीबंगन का खोज, ठीक है। चलिए यहाँ तक इतना काफ़ी है। आइए अगर हम बात करें थोड़ा सा लोथल के बारे में, ठीक है, लोथल, तो लोथल जो है, ठीक है, चलिए यहाँ से, ठीक है। अच्छा रोपड़, पहले हम रोपड़ को देख लेते हैं, ठीक है। रोपड़, रोपड़ किस नदी किनारे है, रोपड़ कहाँ है, ये पंजाब में है आपका। सबसे पहली बात किस नदी किनारे है, तो रोपड़ जो है आपका सतलज नदी किनारे, ठीक है। उसी प्रकार से लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगन आपको बता दिए घाघर नदी के किनारे है। चलिए अच्छा कालीबंगन से और क्या मिला था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो याद रखिए कालीबंगन से मिला था, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कालीबंगन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं। 73 में क्या कहता है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को, ठीक है, सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया था, ठीक है। तो किस शासक को किया गया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पूछा जाता है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको बता जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये चाणक्य की सहायता से, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन, घनानंद को पराजित करके कब, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसमें 2-3 पॉइंट आपका निकल कर आ जाएगा कि मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से, ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, ये भी पूछ दिया जाता है, तो धनानंद, ठीक है, अंतिम शासक थे। और इनको पराजित करके कब, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है, ठीक है। चलिए और चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस धर्म को मानता था, याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये आपका जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म को मानने वाला था। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोधगया की यात्रा किया था, ठीक है। तो अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोधगया की यात्रा किया था, तो याद रखिए ये आपका 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा किया गया था, ठीक है। चलिए और कभी कभी पूछ लेता अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, इसे पूछता नहीं है, नहीं कभी भी आपको सेट में देखने को मिल जाएगा। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। 75 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 75 नंबर क्या कहता है कि किस अभिलेख में अशोक, ठीक है,
त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करते हैं। अगर हम बात कर ले त्रिरत्न की, तो बौद्ध धर्म में 3 गो त्रिरत्न था। कौन कौन, तो याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। अब यही जो था, ठीक है, अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है, ठीक है, लेकिन किस अभिलेख में करता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो किस अभिलेख में, तो भाब्रू अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिए कहा जाता है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो मौर्य काल में वार्ता क्या था, तो याद रखिए मौर्य काल में वार्ता जो था वो एक प्रकार का कृषि कार्य भी था, ठीक है, और पशुपालन भी था और व्यापार भी था, सब बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मौर्य काल में जो था भू राजस्व का उपज का कितना भाग लिया जाता था। मौर्य काल में अगर बात किया जाए तो भू राजस्व का उपज का कितना भाग लिया जाता था, तो 1/6 भाग वसूला जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 क्या कहता है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम वीवीआई, इसको वीवीआई कर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत परीक्षा में पूछा गया है कि मौर्य काल में रूपा जीवा जो था, रूपा जीवा क्या था। तो याद रखिएगा रूपा जीवा जो मौर्य काल में था वो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, वेश्यावृत्ति करने वाली, ठीक है, स्त्रियाँ थी। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था, तो रूपा जीवा का अर्थ होता है जो स्वतंत्र रूप में, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ को रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्यों चलते हैं। 78 क्या कहता है, आइए देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग से पूछा गया है, ठीक है, कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, ठीक है। कौटिल्य जो है कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, तो याद रखिए कौटिल्य जो है ये 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछ दे बाद में आपको कि नारद जो थे, नारद कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, तो याद रखिएगा नारद जो थे ये आपका 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। मनुस्मृति तो नाम सुनबे किए हैं, तो मनुस्मृति में, ठीक है, कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया, तो याद रखिएगा 7 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया, तो 7 प्रकार का दासों का उल्लेख आपका मनुस्मृति में किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, देखिए नहीं 1 मिनट, हाँ 29 नंबर चलते हैं ना। 29 नंबर क्वेश्चन में 29 क्या कहता है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो था किस क्षेत्र से संबंधित था, तो याद रखिएगा भू राजस्व से संबंधित था, ठीक है। चलिए अब मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे संग्रहण किस क्षेत्र से हो गया तो भू राजस्व से, उसी प्रकार से मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको हम बता दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा जाएगा कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर कितना हो गया था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर कितना हो गया था, तो 5 हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, देखिए कि किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के काल को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लो पूर्ण जागरण काल के बारे में। देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछ दे आप लोग से सिंपल सा, देखिए कि भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। भारत में पूर्ण जागरण काल का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा आप, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगर इसी में थोड़ा सा और हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि क्या नाम था उनका, हाँ पूर्ण जागरण का प्रारंभ, अगर हम बात कर लें पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस देश से हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए पूर्ण जागरण का प्रारंभ जो था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, ठीक है। पूर्ण जागरण का जो प्रारंभ था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, ठीक है। अच्छा अब पूर्ण जागरण काल का अग्रदूत किसे माना जाता है। पूर्ण जागरण काल का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दांते को, ठीक है। याद रखिए पूर्ण जागरण काल का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दांते को माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक है। फिर से आ गया पूर्ण जागरण काल। तो जितना फैक्ट बताए हैं पूर्ण जागरण काल के बारे में उतना याद रखिएगा, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना सही नहीं है। पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेलो जो था वो कौन था, तो याद रखिए वो एक प्रकार का चित्रकार था, ठीक है। पूर्ण जागरण काल माइकल एंजेलो कौन था, एक प्रकार का चित्रकार था। बाकी तो बता ही दिए हैं, पूर्ण जागरण काल का प्रारंभ कहाँ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में। पूर्ण जागरण का अग्रदूत दांते को माना, ये सब तो बता ही दिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है।
चलिए अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है, ये मूर्ति के बारे में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं माइकल एंजेलो, अगर पूछ दे माइकल एंजेलो किस देश का रहने वाले थे, माइकल एंजेलो किस देश का रहने वाले थे, ये बहुत मतलब ये पूछा जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है माइकल एंजेलो जो थे ये आपका इटली के रहने वाले थे, ठीक है, माइकल एंजेलो कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे। अब देखिए यहाँ से दो पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, इटली का रहने वाले कौन कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इटली के रहने वाले कौन कौन थे, तो याद रखिएगा, एक थे आपका नाम तो सुने होंगे लियोनार्डो दा विंची का, ठीक है, अब एक आपका सुने होंगे राफेल, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये कहाँ के रहने वाले थे, तीनों इटली के रहने वाले थे। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। और लियोनार्डो दा विंची से क्वेश्चन पूछा भी गया था, आपको भी पता होगा क्या, कि द लास्ट सफ़र, ठीक है, द लास्ट सफ़र किसकी पुस्तक है या किसकी मतलब इसके लेखक कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची। या एक और पूछ देगा मोनालिसा, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा किसका है, लियोनार्डो दा विंची का है, ठीक है। अभी जो है माइकल एंजेलो का कौन सा है, तो याद रखिए द लास्ट जजमेंट, ठीक है, द लास्ट जजमेंट ऑफ, और एक है आपका द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसका है, तो माइकल एंजेलो का है। और राफेल का आपका कौन सा चित्र है, तो ठीक है, राफेल का जो चित्र था वो मैडोना था, याद रखिएगा, राफेल का चित्र का नाम क्या था, तो मैडोना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है कि हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था, तो ये हो जाएगा आपका भंडी, ठीक है, भंडी आपका हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। अगर इसी में पॉइंट अगर घुसा दे, देखिए कि हर्षवर्धन का विदेश सचिव कौन था, यहाँ पे आपको प्रधान सचिव पूछा गया है, फिर पूछ देगा हर्ष का या हर्षवर्धन का विदेश सचिव कौन था, तब क्या बारिएगा, तब हो जाएगा आपका अवंती, ठीक है, विदेश सचिव बोलेगा तो अवंती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर फिर आगे पूछा जा सकता है कि हर्ष का प्रधान सेनापति कौन था, ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है हर्ष का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये हो जाएगा आपका सिंहनाद, ठीक है, हर्ष का प्रधान सेनापति कौन था, तो सिंहनाद था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भंडी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, आइए 83 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भास्कर वर्मन ने, ठीक है, किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था, ठीक है, तो भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था, तो ये हो जाएगा आपका हंसवेग को राजदूत के पास भेजा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के चलते, 84 में क्या कहता है, देखिए कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी जो था चाट एवं भाट कहलाता था, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा पुलिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस अधिकारी जो होता था वो आपका चाट और भाट कहलाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85 में क्या है, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग के बीच में मैराथन वीडियो की शुरुआत होने जा रहा है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है, 85 नंबर क्वेश्चन है किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था, ठीक है, तो किसने किया था, तो हो जाएगा आपका राजराज प्रथम ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, देखिए कि किस चोल शासक ने सिहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था, ठीक है, तो देखिए सिहल नरेश महेंद्र पंचम को ना दो व्यक्ति ने पराजित किए थे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, पहला कौन थे, ठीक है, तो पहला आपका राजराज प्रथम थे और दूसरा आपका राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम पराजित करके सिंह नरेश को भारत लेकर आया था, ठीक है, यानी कह सकते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को चलते हैं, 87 नंबर क्या है, आइए 87 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल जो था इसका आविष्कार किसने किया था, ये सबको पता होगा, ये जॉन के ने किया था, ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कब किया गया था, 1773 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, आइए 88 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी, ठीक है, तो किस वर्ष रेलवे चलाया गया था, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो वर्ष आपका रेल चला था लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच वो चला था 1830 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं, 89 नंबर क्या है, कहा जा रहा है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, किसकी रचना है, इसको हम BVI कर दीजिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस
किसकी रचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका एडम स्मिथ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एडम स्मिथ का है, ठीक है। अच्छा, मैकियावेली का तो नाम सुने ही होंगे। इनकी कौन सा था पुस्तक, तो द प्रिंस। मैकियावेली के लेखक कौन थे, तो द प्रिंस थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा जा रहा है कि टाइड क्या था, तो आप सबको पता हो टाइड क्या था, तो एक धार्मिक कर था, ठीक है, जो आपका चर्चों के द्वारा वसूल किया जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्यों चलते हैं, 91 नंबर क्या है, आइए 91 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी, ठीक है, यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा था, ठीक है। तो यह भी आप बहुत अच्छा है, इसको भी अभी कर लीजिएगा पुस्तक का नाम। देखिए हमेशा आपको कम से कम 2 या 3 पुस्तक पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा पुस्तक का नाम ये हो जाएगा आपका रूसो, ठीक है। अगर मोंटेस्क्यू पुस्तक की हम बात कर लें तो मोंटेस्क्यू कौन सी पुस्तक थी, तो बोला जाता है द स्पिरिट ऑफ द लॉ या कानून की आत्मा, ठीक है। कानून की आत्मा या विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ द लॉ सब आपको मोंटेस्क्यू को आ जाएगा। वाल्टेयर की अगर हम बात कर ले तो वाल्टेयर का कौन सा था, ठीक है, तो द ट्रेजिक प्ले जायर, ठीक है, इसी टाइप का कुछ नाम था, द ट्रेजिक प्ले जायर था आपका वाल्टेयर का, ठीक है। अच्छा बाकी तो कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। तो किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, तो याद रखिए कॉर्सिका द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा अगर मृत्यु की बात करें, ठीक है, कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हुआ था, तो याद रखिएगा सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हुआ था। कब हुआ था, तो 1821 में इसका मृत्यु हुआ था। और जन्म कब हुआ था, अगर जन्म की बात करें तो याद रखिए 1769 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आपको पता होगा, ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट था, ठीक है। चलिए अच्छा, और नेपोलियन के बारे में और अगर देख लिया जाए तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, ये बार पूछता है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 में बना था, ठीक है। अगर आगे पूछा जाए कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है कि देखिए वही क्वेश्चन आ गया, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, अभी जस्ट आपको हम बताए थे, विधि की आत्मा बोले या आपका कानून की आत्मा बोले या द स्पिरिट ऑफ द लॉ बोले, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है, जस्ट आपको ऊपर हम बता रहे थे, ये हो जाएगा आपका मोंटेस्क्यू, ठीक है। चलिए और रूसो का तो जानबे करते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या कभी कभी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है 94 नंबर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था, तो 1 लाख जित्तल, ठीक है, 1 लाख जित्तल पे इल्तुतमिश को खरीदा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था, तो याद रखिएगा लाहौर, बहुत बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1229 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इल्तुतमिश की बात करें, ठीक है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 96 में क्या कहता है कि सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात सृजित किया गया था, ठीक है। तो किस सुल्तान के काल में किया गया था, ये आपका बहराम शाह के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, आइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, आइए। 97 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था, ठीक है, वो कौन सा दायित्व था, तो याद रखिएगा वो दायित्व का नाम था आपका खांसेदार, ठीक है, खांसेदार के लिए निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाया था, ठीक है, मकबरा बनाया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अपने जीवन मतलब जीवित रहते हुए मकबरा बना लिया था, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए, कोशिश कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था आपको पहले ही बता चुके हैं, गुलामों का गुलाम किससे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता था, ठीक है। ये जो था अपने जीवन के काल में ही अपना मकबरा बना लिया था। चलिए
थोड़ा सा अगर हम इल्तुतमिश के बारे में और बात कर लें तो इल्तुतमिश की देखिए मृत्यु की बात करें, जब मकबरा बना लिया तो मृत्यु की बात करना जरूरी है। तो उसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1236 ईस्वी में, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? तो 1236 ईस्वी में हुआ था। आपको पहले ही बता चुके हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक होती तो सुनेंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो उसमें इसके बाद हम लोग जानने वाले तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। और किसके किसके मतलब कि तराइन का जो तृतीय युद्ध की लड़ाई जो थी वो आपका 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश और नाम क्या था उसका, यलदोज ऐसे कुछ नाम था, यलदोज के बीच में आपका तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम तो पता है 1191 में और द्वितीय आपका 1192 में, और तीसरा जब पूछे कि तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुआ था तो 1215 में हुआ था, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इल्तुतमिश से, ठीक है, कि इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप में दिया था किसने, या किसने शुरू किया था इक्ता व्यवस्था? तो याद रखिए इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो याद रखिएगा असीरगढ़। अकबर का अंतिम विजय जो था आपका असीरगढ़ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1601 में, भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 में क्या कह रहा है? देखिए, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर ने कहाँ करवाया था? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहता है कि प्लासी युद्ध के समय, ठीक है, मुगल शासक कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आलमगीर द्वितीय, ठीक है। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। चलिए प्लासी युद्ध की अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये भी याद रखना है। अच्छा, इस युद्ध के बाद जो था बंगाल का नवाब कौन बना? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर बना था, ठीक है। चलिए, अच्छा, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे मतलब हुआ था? तो याद रखिए भागीरथी नदी, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 102 नंबर क्या कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय, ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर, ठीक है, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और कि ये जो था मतलब और क्या पूरी इससे पहले, हाँ चलिए, गवर्नर कौन था उस समय? अगर हम बात गवर्नर की कर लें तो याद रखिएगा इसका जो गवर्नर था वो हो जाएगा आपका बेसी टार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद आपका इलाहाबाद की संधि होता है 1765 में, ठीक है। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्या कहता है? देखिए कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? मतलब बक्सर का युद्ध जब हो रहा था 1764 में, उसमें पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा एलिस था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलिस आपका वहाँ नेतृत्व कर रहा था, प्रभारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की चलते हैं। कहा जा रहा है कि फैजाबाद कहाँ पड़ता? अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। खान बहादुर तो समझते हैं ये कहाँ से थे? तो ये बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। लियाकत अली का आपका इलाहाबाद से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहता है? देखिए 105 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तो आपको सोचना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था, तब ना वायसराय पकड़िएगा आप। तो याद रखिएगा 1885 में, ठीक है, मतलब कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो अब बात आता है कि इसमें किसका कार्यकाल था। तो याद रखिए, देखिए अगर हम डफरिन की बात कर ले तो इसका जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक था, ठीक है, 1884 से 88। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कौन इसके बीच में हो जाएगा, तो डफरिन का कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहता है? देखिए कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन तो जो था किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा, 1907 में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब याद रखिए इसका अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी घोष थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 107 में क्या कहता है? देखिए किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में जो
देखिए किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो सबको पता होगा 1908 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहता है, देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ, ठीक है, स्वयंसेवी ने प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। कितना प्रतिभाग किया गया था, इसमें कितने लोग थे, तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आप लुसेंट टूसेंट पढ़िए तो वहाँ पे 79 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 क्यों चलते हैं। 109 नंबर क्या है, देखिए 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए है 110 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ के सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है। ये आप लोग को इसका आंसर बताना है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो पहली बैठक किस तिथि को हुई थी, और इसके साथ साथ आप लोग को बताना है द्वितीय बैठक कब हुई थी। पहली और द्वितीय ये दोनों बताना है। ठीक है, और हाँ आप लोग को लिखना है क्वेश्चन ऐसे लिखना है। ठीक है, आंसर बताने के लिए ऐसे HIS हिस्ट्री। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कितना है तो 110 ऐसे लिख कर बताना है, तब इसका आंसर बताना है। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 110 हम समझ जाएंगे, 110 लिख दीजिएगा, इतना कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 110 लिख के आंसर बता देते हैं। तो 110 आपका ज्योग्राफी का भी हो सकता है भाई। ठीक है, किसी का भी तो हो सकता है ना, लेकिन हिस्ट्री 110 लिख के आपको आंसर बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक कब हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इजी है, ये पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपका इधर से हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, क्योंकि आपके जब हिस्ट्री 12th क्लास का पढ़िएगा ना, 12th क्लास का हिस्ट्री पढ़िएगा, 12वां चैप्टर में यही संविधान के बारे में दिया गया, ये क्वेश्चन आपको वहीं से उठाया गया है। पढ़िएगा तब ना आप NCERT उठाइए क्लास 12th का, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का। ठीक है, कि पहली बैठक कब हुई थी, हो सके आगे आपसे पूछ देगा दूसरी बैठक कब हुई थी, पहली बैठक का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हिस्ट्री यहीं आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए, और ज्योग्राफी की ओर चलने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आप लोग शेयर कर दिए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 111 नंबर क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो था किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो याद रखिए 1992 में हुआ था। ठीक है, ये आपका पहला हुआ था। पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। दूसरा का पूछ लेगा तो 1997 याद रखिएगा, और तीसरा का पूछेगा तो 97 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब 5-5 साल का अंतराल पे हुआ था, याद रखिएगा 92 97 से 5-5 जोड़ते चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 112 की बात करते हैं। 12 में क्या कह रहा है, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुमाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की चलते हैं। 113 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए 113 नंबर है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी आई है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 100 से सड़क और 100 से 60। ठीक है, 100 से सड़क 100 से 60, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 क्यों चलते हैं। 114 में क्या कहा जा रहा है, आइए 114 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1972 में इसे लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे, तो मुंडा और संथाल जो थे किस पेड़ की पूजा करते थे, तो याद रखिए वो महुआ का पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 के चलते हैं। 116 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है पठार से आच्छादित है, तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 27%। मैदान बोलेगा तो मैदान कितना प्रतिशत है, तो 43%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्यों चलते हैं। 117 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। 118 में क्या कहा जा रहा है, आइए चलिए 118 नंबर क्वेश्चन है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 33%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 क्यों चलते हैं। 119 नंबर क्या कह रहा है, देखिए
किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण होता है, ठीक है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पे संकेंद्रण होता है, तो ये हो जाएगा आपका बांगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की चलते हैं। 120 नंबर क्या कह रहा है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यदि अगर आपका ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसे हम सीट कटाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेप्चा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा से घुमा दिया आपको कि लेप्चा लोक संगीत, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं आंसर को घुमाया गया है। लेप्चा लोकगीत देश किस भाग से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे दिया है, आप तो जानते हैं लेप्चा आपका दार्जिलिंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैसे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरा लगा दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका, ठीक है, उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की चौथा। 123 नंबर क्या है, आइए, कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, ये सबको पता होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। 124 नंबर क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, ठीक है। तो किसमें नहीं है, तो याद रखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन में आपका नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 125 नंबर क्या कह रहा है, आइए, 125 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, चलिए, कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो बिजली का कितना प्रतिशत जो है योगदान होता है, तो याद रखिए ये आपका 22% आपका योगदान होता है, ठीक है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 126 नंबर क्या कहा जा रहा है। 126 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 55 लीटर। कितना है, तो 55 लीटर व्यक्ति की, एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का अगर आप हैं तो आप सोचिए कि आप 55 लीटर कैसे यूज करते हैं। तो आपको पता चलेगा, सुबह उठते हैं तो पानी पीते हैं, स्नान करते हैं तो स्नान करने में अगर 20 लीटर वाला बाल्टी है तो एक बाल्टी में तो होगा नहीं भैया, 2 बाल्टी यानी 20 दूनी 40 खत्म स्नान करने में, और फिर पूरा दिन बाकी है। तो 55 लीटर एक मैक्सिमम बहुत अच्छा रखा गया ये, ठीक है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 126 तो हो गया। आइए 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दाहना बनाती है, ठीक है। तो कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखिए ये आपका माही और ताप्ती, ये आपका मुहाना बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं। 128 नंबर क्या कहता है, देखिए 128 नंबर प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये सबको पता होगा, ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को, ठीक है, पालर पानी कहा जाता है। याद रखिएगा भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है, तो राजस्थान को आपका पालर पानी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्यों चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों पे, ठीक है, छत पर वर्षा जल संरचना अनिवार्य कर दिया है। तो किस राज्य ने कर दिया है, तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 131 में क्या कहता है कि किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मिल्पा किस देश में कहा जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 क्यों चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 132 नंबर है कि रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो रक्तहीन क्रांति का आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 133 नंबर क्या है कि गन्ना उत्पादन में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन में भारत जो विश्व में कौन सा स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे है। गन्ना के बारे में आप लोगों को कल ही बताया था कि गन्ना उत्पादन जो है साल में एक बार, एक वर्ष में कौन सी फसल होता है, तो गन्ना जो है साल में एक बार होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया गया था। तो 19-20 में भारत में किस राज्य में हुआ था, ये आपका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत होती है, ये हो जाएगा आपका 70%। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 की चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रत्नागिरी, देख सकते हैं आप, रत्नागिरी जिला लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो रत्नागिरी जिला जो है लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 136 का, ठीक है, सी, महाराष्ट्र में स्थित है रत्नागिरी जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है ये आपका किस राज्य में हो जाएगा, 137 का, ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 138 नंबर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पावर्ती घाटी का भूतापीय षड्यंत्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, तो सॉरी एक मिनट, पावर्ती घाटी का भूतापी ये आपका लद्दाख नहीं, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। आइए 139 नंबर है कि अधात्विक खनिज कौन सा है। ठीक है, तो अधात्विक खनिज कौन सा है, तो अभ्रक जो है आपका अधात्विक खनिज में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधात्विक माने जिसमें लोहा की मात्रा होता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं, यानी कि लोहा में आपका हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा, ये सब आपका धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। कहा जा रहा है कि भेल, एक होता है भेल, एक होता है सेल, भेल और सेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए भेल सेल आपका सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की ओर चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था। ठीक है, तो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल आपका 1854 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि भद्रावती लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। भद्रावती लोह एवं इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पठार में लोह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। भारत के किस पठार में लोह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समताप की ऊंचाई क्या है, मतलब समताप मंडल है उसकी ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा 55 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो अटल टनल जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 9 पॉइंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। चलिए देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मुंबई का नुहासुआ बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नाम दिया गया है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दिया को दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में, देखिए भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया, ये क्वेश्चन को आप लोग गोल कर दीजिए, ये थोड़ा पेंडिंग में भी डाला जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहिएगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या माना है, तो हम अगर बीपीएससी के अनुसार चलें तो बीपीएससी टियर 2 में इसका आंसर जो है आपका 16 माना हुआ है। ये इसलिए माना है क्योंकि एनसीईआरटी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आपका 16 दिया हुआ है। 18 जोन, अभी आपका भारत में कितना जोन है, 18 जोन है, जो कि कहीं भी आपका नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो जो चीज़ आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ रहेगा ना, वही आपका बीपीएससी मानेगी, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप चलिएगा, बीपीएससी के आंसर के हिसाब से चलना है तो आपको 16 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपका नॉलेज क्या कहता है, कितना जोन है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो भाई सही करने से मतलब है ना। आप बोलिए कि नहीं सर 18 नहीं, अब तो 19 हो चुका है, तो भैया हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी तो नहीं मानेगी। आप मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, आपका जाएगा 1 नंबर। इससे अच्छा है कि जो एनसीईआरटी मान रहे उसी को ना आप भी मानिए, क्या अपना मन मर्जी चलाइएगा, वो ज्ञान अपने पास रखिए। ठीक है, 18 हुआ 19 हुआ, वो ज़्यादा ज्ञान बांटिएगा तो फिर चल जाइएगा 1 नंबर आपका। अब बहुत इस बार जो हुआ था ना, बहुत ऐसा लड़का लोग जो था उपयुक्त में से कोई नहीं मार के आया है। अब बीपीएससी का हम आंसर ऑलरेडी 2 बार, 1 बार नहीं 2-3 बार इसको चेक किए हैं, इस पर हुआ था बहस 2-3 बार लेकिन ये जो था ये आपका बीपीएससी मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो बुक से चलता है और बुक जो है एनसीईआरटी का भी अपडेट हुआ नहीं है। ऑलरेडी पुराना में 16 है तो 16 दिया हुआ है।
ठीक है, इसलिए आपको भी 16 लेके चलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 नंबर को चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए 149 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें एक नाम आपका छोड़ दिया गया है, क्या है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। यहाँ पे आपका जगदीशपुर छूट गया है, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसी में रहेगा जगदीशपुर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। तो अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है, भारत का प्रथम कच्चा तेल पाइप परिवहन नेटवर्क का नाम है। और इसको कब निर्माण किया गया था, निर्मित कब हुआ था, तो 1986 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो भी कहता है वो आप लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। 150 नंबर जिसका भी ज्योग्राफी मतलब कि ऑनर्स पेपर में आता हो या सब्सिडरी में आता हो, इसका आंसर उन लोग को देना है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आप आंसर जरूर दीजिएगा, लिखना है, ठीक है। GEO लिख के आप आराम से दे सकते हैं, GEO क्वेश्चन नंबर दे देना है 50, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर देना है ABC, जो आपका मन करे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स। आइए इकोनॉमिक्स की ओर चलते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट 3 में है आपका, देख सकते हैं। चलिए तो क्या है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में भारत के प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है, यानी कि वर्तमान कीमतों पर डैश थी, तो क्या रखा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या है, 152 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सुरक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स में यही कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कहा जा रहा है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, ये भी आपका सही है। वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, तो ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में क्या कहता है, देखिए 153 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहले चरण में कौन सी, ठीक है, या कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पहला चरण में कौन सा किया गया था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 क्यों चलते हैं। 154 नंबर क्या कहता है, आइए देखिए 154 नंबर क्वेश्चन क्या है कि NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थी, ठीक है। तो किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी था, तो याद रखिए ये हो जाएगा आपका बिहार राज्य में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 क्यों चलते हैं। 155 नंबर क्या कहता है, देखिए कि भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत कितना है, मतलब भाग जो है 2019-20 में 19-21 में क्या था, मतलब कि भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 2019 से 21 के बीच में क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.28%, ऑप्शन नंबर ये आपका है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है, देखिए कि भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पोषण में सुधार, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और स्वच्छता, ये भी आपका सही है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 157 नंबर क्या कहता है कि 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, ठीक है। तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 158 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि बिहार का 2021-22 में ऋण जामा अनुपात क्या था, ठीक है। तो 21-22 में ऋण जामा अनुपात क्या था, तो ये हो जाएगा आपका 44.2%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 की ओर चलते हैं। 159 क्या कहता है, आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 160 नंबर क्या है, आइए कि फसल, ठीक है, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। तो फसल गहनता से हम क्या समझते हैं, तो एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कई फसल को उगाना फसल गहनता कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 161 नंबर क्या कहता है, देखिए कि बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी। तो बिहार की वृद्धि दर 21-22 में कितना था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10.98%, ठीक है। आपका बिहार की वृद्धि दर 21-22 के अनुसार था, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 क्यों चलते हैं। 162 नंबर क्या कह रहा है, उससे पहले
एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्द सारा सब्जेक्ट का आपका मैराथन वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है, आइए, बिहार की, ठीक है, 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। देखिए, ये भी आपका सही है कि बिहार का 2022 में अनुमानित जनसंख्या की बात किया जा रहा है। अभी तो ऐसे जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में बिहार का जनसंख्या कितना रहा है। तो याद रखिएगा 12 ठीक है 49 करोड़, ठीक है 12.49 यानी कि 49 करोड़, इतना याद रखिएगा 12.49। चलिए, क्वेश्चन नंबर 163 की ओर चलते हैं। 163 नंबर क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो किसके द्वारा वृद्धि प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर के द्वारा, बिल्कुल सही है। बेहतर प्रौद्योगिकी नियोजित करना, ये भी आपका सही है, तो हम कह सकते हैं तो ए और बी। जब ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी, तो आप ए और बी मारे, एक से अधिक ना मारे, ठीक है, क्योंकि आपका जब दोनों सही है तो वो ए और बी ही काफ़ी है। चलिए, 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टर उत्पादन 21-22 में क्या थी। तो मोटे अनाज में 21-22 का रिपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 165 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 165 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। तो क्या संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्थिक पिछड़ापन को करता है, तो बिल्कुल सही है। सामाजिक पिछड़ापन को करता है, तो बिल्कुल सही है। तो आप बोलेंगे सर एक से अधिक मार देते हैं, तो ये हो जाएगा भैया गलत, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी जब दिया हुआ है ए और बी, तो आपको ए और बी लेके चलना है, ठीक है। चलिए, 166 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, संकट मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा संकट मुद्रा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा, बैंकों की मांग जामा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 167 की ओर चलते हैं, क्या है, आइए, देखिए, कहा जा रहा है कि मुद्रा मूल्य संलयन का आधार है। तो मुद्रा यह क्या कार्य है, तो यह क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गौण कार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 168 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आइए, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए, 169 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए, कहा जा रहा है कि भारत में बैंक नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो ये कब बना था, तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1949। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 170 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आइए, कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, 171 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 172 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 172 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है। तो निवेश को क्या कहा जाता है, तो मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। चलिए, 173 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, 174 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, आइए, चलिए, 174 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों को के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है, ठीक है। तो कितने स्तर की, तो याद रखिए त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 175 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है 175 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, तो वोट देने का अधिकार, ये आपका सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। चलिए, 176 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कृषि खास संपत्ति समितियों का निम्न स्तर कौन सा है। तो कौन सा इसमें निम्न स्तर है, तो याद रखिएगा प्राथमिक कृषि साख समिति। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 178 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 178 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है। तो ये कौन देता है, तो याद रखिए नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
179 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए 18 दिसंबर 1993 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, कि महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? ठीक है, तो किस में दिया गया था? तो बीजिंग वियना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? कि कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नहीं पे फोकस जरूर करना है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? 1980 के दशक में संवृद्धि दर में कमी आई थी, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 182 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? आइए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में, ठीक है, अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? ठीक है, तो किस में हुआ था? तो संचार सेवाएं में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए, कि हाल ही में, ठीक है, के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से संवृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 184 क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए, कि सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? ठीक है, तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र का। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए, कि बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-2024 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया था? ठीक है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका करेंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है। 23-24 की आपका बजट की पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना था? तो देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 186 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? ठीक है, तो क्या स्थान था? तो ये हो जाएगा आपका 7वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए 188 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से अम्लित को बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। 189 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वाणिज्य बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं, तो कौन नहीं देते हैं? तो ये हो जाएगा, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा? मांग जमाव पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके लिए? तो इकोनॉमिक्स वाले लोग के लिए, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए कि इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या है देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति का नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ABCD में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो आज ये खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस की ओर। तो अभी भी जो वैसे व्यक्ति जो अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 191 से। क्या कहा जा रहा है? तो 1980 में, ठीक है, किस देश ने, ठीक है, श्वेत अल्पसंख्यक शासन में से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो कौन सा देश किया था? तो ये हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, चलिए 192 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? देखिए यहाँ पे नहीं पे जरूर फोकस करना। कौन सा नहीं करता है? तो याद रखिएगा, एस्टोनिया नहीं करता है, फिजी नहीं करता, सऊदी अरब नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हम कहाँ पूछे हैं, याद है ना, उधर भी पूछे हुए हैं और हिस्ट्री में पूछे हैं कि संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो क्या व्यवस्था किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचित राष्ट्रपति की किया है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 196 क्यों चलते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइए देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को
कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। ठीक है, चलिए 197 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, क्या क्या है, देखिए आइए चलते हैं। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1993 में स्थापित हुआ था, तो ये भी सही है। और यह एक बहुउद्देशीय निकाय है, तो ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 को चलते हैं। 198 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीवीआई कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 198 का, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 199 नंबर क्या कहा जा रहा है कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1948, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो 200 नंबर क्वेश्चन का क्या है, आइए। कहा जा रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो याद रखिए ये होना चाहिए आपका 18 वर्ष। ठीक है, चलिए 201 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल, ये तो सबको पता होगा भैया। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये क्या है, देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ निकल के आएगा। ठीक है, राज्यसभा जो होता है 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये सब इफेक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% के, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन करता है, तो 202 का राइट आंसर क्या जाएगा 106, मतलब 106वां संविधान संशोधन करता है। चलिए 203 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। कहा जा रहा है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो भारत में इसे किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1993 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 क्यों चलते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्यों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 क्यों चलते हैं। 205 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, चलिए 206 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 206 नंबर क्या है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में क्या शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 208 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 208 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो भारत का प्रधानमंत्री कार्यकाल क्या है, तो जब तक उसे उन्हें लोकसभा के सदस्य के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक होता है। ठीक है, चलिए और 209 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 324 करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 210 क्यों चलते हैं। 210 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। ठीक है, तो किसका किसका है, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। तो किस वर्ष किया गया, तो 211 का राइट आंसर हो जाएगा 2005 में किया गया है। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका ग्राम सभा के प्रति होता है। याद रखिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 213 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, न्यायाधीश MS पुंछी आयोग का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये आपका केंद्र और राज्य संबंध दोनों से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 214 क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, आइए।
कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, तो संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है, याद रखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 215 नंबर क्या कहा जा रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद में क्या शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, बिल्कुल सही। राज्य मंत्री होते हैं, बिल्कुल सही। उप मंत्री होते हैं, बिल्कुल सही। तो यानी कि कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 216 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो क्या शामिल है, ये हो जाएगा आपका 19 विषय शामिल है, ठीक है। चलिए 217 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 217 नंबर क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है, ठीक है। चलिए 218 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 219 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, आइए देखते हैं। देखिए इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। इसने, ठीक है, अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया, ये भी सही है। इसकी सिफारिश 1990 में लागू किया गया था, तो ये भी सही है। तो आपसे क्या पूछा था, कौन असत्य है, तो असत्य कोई है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। ये ऐसे भी वीवीआई क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 में क्या, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। तो भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यह एक स्वागत निकाय है, तो बिल्कुल सही है। संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह 25 नवंबर 1950 को स्थापित हुआ था, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 123 नंबर क्या है, आइए कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा किसने मौलिक अधिकार को मान्यता दी है। तो किसने दिया है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 224 क्यों चलते हैं। 224 नंबर क्या कहा जा रहा है, आइए कि राजनीतिक दल कार्य है। तो राजनीतिक दल कार्य क्या है, तो 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए 225 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत का राजधर्म है, तो भारत का राजधर्म क्या है, तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। याद रखिए धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर दिया नहीं है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो देखिए नहीं पूछा है। तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है ही है भैया। संघ में समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, ये भी है। देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी है। तो आपसे क्या पूछा, कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं था। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। 227 का, तो 1971 में। देखिए 1971 से नारा लगाया जा रहा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक इन लोग से गरीबी नहीं हटा है भारत में। 2024 तक आ गया, और जब जब चुनाव होगा तो सब यही बोलेगा कि हमने गरीबी हटा दिया, गरीबी हटाओ, बीजेपी ने गरीबी हटा दिया। कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका यही नारा, तो नारा ही रह गया, गरीबी हटाओ नारा, ठीक है। इसलिए ये फेमस है, ठीक है। तो याद रखिए 1971 में। चलिए गरीबी कैसे हटेगा भैया, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए गरीबी हटाने का क्या कारण है, तो आप क्या बताना चाहेंगे, हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गरीबी कैसे हटाया जाए भारत का, ठीक है। तो अगर आपको जो अच्छा लगे गरीबी हटाने के उपाय, अगर हम भी तो सुने आप लोग का मन में क्या है कि गरीबी हटाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। आज अगर नेता बनना चाह रहा है तो सबसे पहले वही बोलेगा कि हम अगर नेता बन जाएंगे, हम अगर मेरा सरकार आ जाएगा तो हम गरीबी हटा देंगे। तो आप गरीबी कैसे हटाइएगा, थोड़ा सा सोच के देखिए। गरीबी हटाने के लिए आप क्या क्या उपाय कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी फैक्ट मालूम हो, अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 227 की अगर हम बात करें, तो 2-4 पॉइंट जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आप गरीबी कैसे हटाना चाहेंगे। अगर एक दिन के लिए आप प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसे तो सुने ही होंगे, फिल्म में होता है, तो आप ऐसा क्या स्कीम लेकर आइएगा गरीबों के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 को चलते हैं। 228 नंबर क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है।
चलिए 229 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले, ये आप लोग को बताना है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ गरीबी हटाओ का नारा से आप गरीबी को कैसे हटाना चाहेंगे इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और जो भी आपका उधर 70 क्वेश्चन बच गया, ठीक है, जो आपका लैंग्वेज पेपर हो गया और उधर जो सबका समान पेपर हो गया, 70 क्वेश्चन जो बच गया है, ठीक है, अगर हम उसकी बात कर लें तो उसका आंसर हम आप लोग को आज भेज दिया करेंगे, ठीक है। ये लास्ट सेट है, ठीक है, तो इसका आंसर हम आप लोग को भेज देंगे, ठीक है, शाम तक या जब भी आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर भी साथ साथ भेज ही देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए और दूसरा बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप लोग के मैराथन वीडियो की शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और उससे पहले हम कुछ और कल परसों शायद वीडियो नहीं आ पाएगा, हम कहीं जाने वाले हैं पार्टी उटी में, तो हम शायद कल परसों वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो बहुत जल्द आप लोग का इतना याद रखिए कि हम मैराथन वीडियो की मतलब तैयारी भी कर लेते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। अब एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म, एक ही वीडियो में पूरा का ज्योग्राफी खत्म, एक ही में आपका इकोनॉमिक्स खत्म, एक ही में आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म। यानी कि 4 वीडियो, अगर आपका 2 ही सब्जेक्ट होगा, कोई भी होगा, 2 सब्जेक्ट जरूर देख के जाइएगा, पूरा मैराथन होगा, उसको तुम रिपीट करते रहिएगा। उससे क्या होगा कि बहुत सा क्वेश्चन आपका माइंड में सेट होता रहेगा, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, आज के लिए इतना ही। और जो भी बच गया क्वेश्चन 70 नंबर, तो याद रखिएगा 70 नंबर का हम आंसर शीट आपका टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 70 क्वेश्चन का, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए फटाक से वहाँ से ज्वाइन कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।